हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे नेटवर्क थ्योरम्स। आज के हमारे थ्योरम में अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे पास में कोई भी अगर सर्किट है तो उसके अंदर क्या होगा कि यदि जो हमारा ZL है यानी जो हमारी लोड प्रतिबाधा होगी उसको अधिकतम शक्ति जो है वो कब संचरित होगी, यानी स्रोत की वजह से उसको जो अधिकतम शक्ति संचरित हो रही है वो अधिकतम कब होगी, जब स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा और ये जो हमारी लोड प्रतिबाधा है इसका मान क्या हो, ये दोनों परस्पर संयुग्मी हो। ठीक है, अर्थात हमारे पास में जो लोड प्रतिबाधा हमने यूज की है उसको अधिकतम शक्ति कब मिलेगी, जब हमारे पास में जो भी हमने सोर्स लिया है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो और जो हमारी लोड प्रतिबाधा है ये दोनों आपस में क्या हो, सम्मिश्र संयुग्मी हो, कॉन्जुगेट हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि इस प्रमेय के अनुसार ठीक है, यानी अपने पास में ये जो हमने यहाँ पर सर्किट लिया है ये हमने एक तुल्य परिपथ लिया है, थेवेनिन तुल्य परिपथ है अपना। इसके अंदर जो ई इक्विवेलेंट लगा है साथ में हमने क्या यूज किया है, जेड इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में। तो हमारे जो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है ये क्या कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यदि हमारा जो जेड इक्विवेलेंट है वो कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है यानी आर और एक्स का मिश्रण होगा। ठीक है, जहाँ पर आर हमारा रेजिस्टेंस है और एक्स जो है वो हमारा रिएक्टिव एलिमेंट है यानी कैपेसिटर या इंडक्टर होगा। तो जो हमारी जेड एल है उसका मान क्या होना चाहिए, आर माइनस जे एक्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो जे है वो आयोटा के लिए लिखा है हमने। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स को इसको इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो यदि हमारा जेड इक्विवेलेंट का मान ये है तो जो जेड एल है वो क्या होना चाहिए, इसका संयुग्मी होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए। तब हमारी जो शक्ति होगी, पावर जो होगी वो इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी जेड एल को। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो थ्योरम है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी हो तो लोड को संचरित शक्ति का मान अधिकतम होता है। ठीक है, तो जो हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यदि अपने पास में जो हमने सोर्स यूज किया है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस और जो हमारी लोड रेजिस्टेंस है दोनों क्या होंगे, अगर संयुग्मी हुए तो जो पावर है उसको क्या होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक सर्किट की जगह हमने थेवेनिन तुल्य परिपथ लिया है जिसके अंदर ई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट हमने यूज किए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माना जेड इक्विवेलेंट इक्वल टू आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में जो आर है वो एक रियल पार्ट हो जाएगा और जो एक्स है रिएक्टिव एलिमेंट, ये प्रतिघाती अवयव है। ठीक है, जहाँ आर प्रतिरोध है। ठीक है, ये तो क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, और जो एक्स है वो प्रतिघात है। ठीक है, रिएक्टेंस है। तो यहाँ से जो
हमारे प्रतिघाती अवयव होते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो जेड है वो हमारी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इंपेडेंस है उसका मान कॉम्प्लेक्स है, तो आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट। अब जो जेड एल है उसको हम मान लेते हैं, माना जेड एल इक्वल टू, ठीक है। जो जेड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल इंपेडेंस को, क्योंकि जो जेड इक्विवेलेंट हम निकालते थे थेवेनिन थ्योरम के अंदर, वो क्या होती थी, उस परिपथ के अंदर जितनी भी प्रतिबाधा होती थी उनके तुल्य प्रतिबाधा हम निकालते थे, ठीक है। तो जेड इक्विवेलेंट जो है वो प्रतिघाती अवयव भी हो सकते हैं और रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, तो इसको हमने आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट मान लिया। अब जो हमारा जेड एल है इसको हमने क्या ले लिया, आर एल प्लस जे एक्स एल, ठीक है। अब हमारे पास में ये दोनों वैल्यूज हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि जो जेड इक्विवेलेंट और जेड एल है दोनों संयुग्मी होने चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमें सिद्ध करना है कि जेड इक्विवेलेंट तथा जेड एल परस्पर संयुग्मी होंगे। कब होंगे, परस्पर जेड एल अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में परस्पर संयुग्मी होंगे, ठीक है। तो हमारे जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन होगी उस टाइम क्या होंगे ये दोनों, उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों संयुग्मी होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने चाहिए, ठीक है। अर्थात जेड एल इक्वल टू आर एल माइनस जे एक्स एल होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन होगी इसके अधिकतम शक्ति संचरण के लिए। यहाँ तक लिखें। अब हम मानते हैं कि माना परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसमें परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, ठीक है। यदि सर्किट में अपने पास में I धारा फ्लो हो रही हो तो I का मान क्या होगा, E इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, ठीक है। हमारे पास में क्या हो जाएगा, सोर्स अपॉन जितनी भी प्रतिबाधा है तो जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, तो हम इसे मान रख देंगे। उपरोक्त समीकरण में जेड इक्विवेलेंट तथा जेड एल का मान रखने पर तो I इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट क्या था, R इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है, प्लस जेड एल क्या था, आर एल प्लस जे एक्स एल, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, E
इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल प्लस का जे एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल। ठीक है, तो हमने आयोटा वाले टर्म को एक साथ रख लिया और जो हमारा रियल पार्ट था उसे एक साथ रख लिया। तो ये आ गया अपने पास में। अब जो P होता है हमारा पावर, ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी आई, इसे हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं वी आई, और V को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर। तो ये अपने पास में हो गया आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो आर एल के लिए P का मान क्या हो जाएगा, P इक्वल टू आर एल के लिए अपने पास में P इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर एल। ठीक है, धारा का स्क्वायर इनटू प्रतिबाधा। तो यहां से अपने पास में हो जाएगा P का ये मान रख देंगे हम, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल, तो E इक्विवेलेंट का स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल प्लस का जे एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। तो यहाँ से लिख सकते हैं P इक्वल टू इंटू आर एल, तो P इक्वल टू ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर आर एल अपॉन, अब ये हमारे पास में जो वैल्यू है अंदर, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर करेंगे तो इसके मोड का स्क्वायर हो जाएगा। और किस तरह से होता है कि a प्लस आयोटा b के मोड का स्क्वायर, तो वो a प्लस आयोटा b और इंटू a माइनस आयोटा b। ठीक है, इस तरह से होगा। तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल, ठीक है, प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल, और साथ में आएगा आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल माइनस का जे एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल। ठीक है, इस तरह से होगा ये। तो यहां से अपने पास में P इक्वल टू E इक्विवेलेंट का स्क्वायर आर एल अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे, ये अपने पास में क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। ठीक है, इसे हम पूरे को a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a तो क्या है, आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का स्क्वायर, और माइनस अगर हम b का स्क्वायर करें तो b के अंदर क्या है, आयोटा b है। ठीक है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, आयोटा x इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल। ठीक है, यह है अपने पास में x इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर फिर से माइनस होगा, यानी माइनस का x इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल का स्क्वायर होगा। और हमारा जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास में इसकी वैल्यू आएगी यह जाएगा x इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो P का मान आ गया अपने पास में E इक्विवेलेंट स्क्वायर RL, R इक्विवेलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस X इक्विवेलेंट प्लस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था निकालनी है। ठीक है, जहां पर हम अधिकतम शक्ति किसके लिए निकाल रहे हैं, हमारे जो लोड प्रतिबाधा है। तो क्या हो जाएगा कि R इक्विवेलेंट तथा RL के किसी भी मान के लिए अधिकतम शक्ति के लिए। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा, R इक्विवेलेंट और RL का कुछ भी मान रखें या फिर हमारे पास में अधिकतम शक्ति संचरण के लिए क्या हो जाएगा, हमारा जो रिएक्टिव पार्ट है, रिएक्टिव एलिमेंट्स वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो X इक्विवेलेंट प्लस XL इक्वल टू 0, तो X इक्विवेलेंट हो जाएगा माइनस का XL। तो एक तो कंडीशन अपने पास में ये आ गई कि X इक्विवेलेंट माइनस का होना चाहिए, XL होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 3rd या 4th जो है अपनी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में एक कंडीशन आ गई। दूसरा हमारे पास क्या होगा, तो यह कंडीशन अगर हम इसमें रखें इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं, तो ये हो गया। अतः समीकरण 3 से समीकरण 3 को हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू E इक्विवेलेंट स्क्वायर RL अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से अपने पास में P के लिए मान आ गया। क्या तक लिखें, यहाँ तक हो गया। अब देखो हमारे पास जो समीकरण नंबर 4 आया है, समीकरण 4 से हमें रिजल्ट मिला है कि X इक्विवेलेंट इक्वल टू माइनस XL। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अतः या हम लिख सकते हैं समीकरण 4 से X इक्विवेलेंट तथा XL परस्पर संयुग्मी होने चाहिए। ठीक है, X इक्विवेलेंट इक्वल टू माइनस XL, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए, परस्पर संयुग्मी होनी चाहिए। क्योंकि अगर X इक्विवेलेंट इक्वल टू माइनस XL हुआ तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो Z इक्वल टू R इक्विवेलेंट प्लस का J X इक्विवेलेंट था, और एक में क्या हो जाएगा माइनस का J XL या माइनस का J X इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, X इक्विवेलेंट जो है, ठीक है, ये क्या है माइनस XL के बराबर, या फिर हम लिख सकते हैं कि XL जो है वो माइनस X इक्विवेलेंट होगा। ये दोनों परस्पर संयुग्मी होने चाहिए। तो परस्पर संयुग्मी होंगे तो क्या हो जाएगा, यदि इनमें से एक जो है धारित्रीय हुआ तो दूसरा क्या होना चाहिए, प्रेरकत्वीय होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं अर्थात एक अगर कैपेसिटर है दूसरे को क्या होना चाहिए, इंडक्टर होना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, कुल प्रतिघात जो है वो शून्य हो जाएगा। अर्थात यदि एक धारित्रीय अवयव है तो दूसरे को प्रेरकत्वीय अवयव होना चाहिए, जिससे कुल प्रतिघात शून्य
हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, ये दोनों परस्पर संयुग्मी होने का मतलब है कि यदि हमने एक कैपेसिटर लिया है तो दूसरा क्या होना चाहिए, इंडक्टर होना चाहिए, और यदि एक इंडक्टर है तो दूसरे को कैपेसिटर होना चाहिए। इस कंडीशन में हमारा जो रिएक्टेंस है टोटल वो 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे लिए अधिकतम शक्ति संचरण के लिए अवस्था होगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, अब जो सेकेंड अपने पास इक्वेशन बची है तो हम क्या करेंगे, ये जो RL के अंदर बची है अपने पास में, RL के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था निकाल रहे हैं। तो अधिकतम या उसके लिए न्यूनतम के लिए यानी मिनिमा या मैक्सिमा के लिए अपने पास में क्या करना होता है, हम उसको अवकलन करते हैं। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे होते हैं। तो क्या हो जाएगा, अधिकतम शक्ति संचरण के लिए अधिकतम शक्ति संचरण के लिए ठीक है, अधिकतम शक्ति संचरण के लिए क्या हो जाएगा, समीकरण 5 का RL के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो हम इसको RL के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन। तो अवकलन करने पर तथा dp अपॉन dRL इक्वल टू 0 करने पर ठीक है, तो हमारी ये मिनिमम या मैक्सिमम की कंडीशन क्या हो जाएगी, dp अपॉन dRL इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा dp अपॉन dRL इक्वल टू d अपॉन dRL। इस इक्वेशन का हम कर रहे हैं E इक्विवेलेंट का स्क्वायर RL अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा dp अपॉन dRL इक्वल टू, इसको हम डिफरेंशिएट करें RL के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू हो गई E इक्विवेलेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार हमने क्या कर दिया, सिर्फ RL का और इसको ऐसे कैसे रहने दिया, या तो हम इसे ऊपर वाले u अपॉन v से कर सकते हैं या फिर हम इसको पूरे को इतने को u मान लें, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर और v मान लिया हम RL को। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हमने RL को अलग रख लिया और बाकी का जो है उसे हमने अलग रख लिया। तो पहले हमने RL कर लिया तो सिर्फ हमें क्या बच गया, ये बच गया, और RL कर लिया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा RL के रिस्पेक्ट में। फिर हो जाएगा प्लस RL ऐसे कैसे, E इक्विवेलेंट का स्क्वायर और RL ऐसे कैसे रह जाएगा, और हम इसका करेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन, ठीक है, इसका भी करेंगे तो माइनस का 2 अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस RL का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ गया माइनस का 2 अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस RL का क्यूब, और RL का मुद्दा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में यहाँ तक आ गया, और अधिकतम के लिए हम क्या करते हैं, dp बाई dRL इक्वल टू 0। तो dp बाई dRL इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट का स्क्वायर अपॉन
क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं E इक्वलेंट अपॉन का स्क्वायर R इक्वलेंट प्लस RL का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2E इक्वलेंट का स्क्वायर RL डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट प्लस RL का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ गया E इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ये दोनों साइड है। ठीक है, इक्विवेलेंट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच गया 2RL और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, तो एक यहाँ पर बच जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, R इक्विवेलेंट प्लस RL का होल क्यूब प्लस RL। ठीक है, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 3 है, तो एक बच गया अपनी। R इक्वलेंट प्लस RL इक्वल टू 2RL, तो R इक्वलेंट इक्वल टू 2RL माइनस RL, तो R इक्वलेंट इक्वल टू RL। तो ये अपने पास में आ गया। तो यहाँ पर अपने पास में 2 रिजल्ट आए थे, 2 रिजल्ट आए हैं। एक पहला रिजल्ट हमारा क्या था कि x इक्विवेलेंट इक्वल टू माइनस का XL और R इक्विवेलेंट इक्वल टू RL। तो जो हमारा ZL था उसे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अतः ZL इक्वल टू x इक्विवेलेंट वो R इक्विवेलेंट, ZL क्या था ऐसे हमारा, ZL इक्वल टू था RL प्लस JXL था, और यहाँ से अपने पास में XL और RL की जो वैल्यू चाहिए वो हम रख देंगे। तो ZL इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट माइनस का X इक्विवेलेंट। ठीक है, और जो हमारे पास में जो आंशिक प्रतिबाधा यहाँ पर अपने पास में थी वो क्या थी, Z इक्विवेलेंट थी, और Z इक्विवेलेंट का मान कितना था, Z इक्विवेलेंट इक्वल टू था R इक्विवेलेंट प्लस का X इक्विवेलेंट। तो हम इन दोनों रिजल्ट से देख सकते हैं कि ZL का मान जो आ रहा है वो R इक्विवेलेंट माइनस का X इक्विवेलेंट आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगी, लोड को अधिकतम शक्ति संचरित होगी। यहाँ पर जो ये प्रतिघात है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर ये सम्मिश्र संयुग्मी होंगे, एक दूसरे के संयुग्मी होंगे। X इक्विवेलेंट यहाँ पर अपने पास में अब एक प्रतिघाती है तो दूसरा प्रेरकत्व होगा, एक कैपेसिटर है तो दूसरा इंडक्टर होगा। तो ZL का मान क्या आ गया, R इक्विवेलेंट माइनस का X इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अतः अधिकतम शक्ति संचरण के लिए, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉन्जुगेट होंगे अधिकतम शक्ति संचरण के लिए। Z इक्विवेलेंट तथा ZL परस्पर संयुग्मी होंगे। ठीक है, तो ये हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी, जब हमारी ये कंडीशन जो है वो फॉलो होगी सर्किट के लिए। तो इस कंडीशन में लोड को हमारे अधिकतम शक्ति संचरित होगी।